गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था? प्लासी का युद्ध, है ना? कब हुआ था? 23 जून। डेट याद होनी चाहिए, है ना? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का। किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब। ठीक है, तो आपने देखा कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद कौन नवाब बना? मीर जाफर। और मीर जाफर क्या अंग्रेजों की लालसा को शांत कर पाया? नहीं कर पाया। उसके बाद कौन नवाब बनेगा? मीर कासिम। तो मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? योग्य। तो क्या वह भी अंग्रेजों की लालसा या एपिटाइट्स को शांत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध किसको बुला लेगा? डचों को, है ना? और डचों को बुलाकर उनके साथ अंग्रेजों का युद्ध करवा देगा। कहां पर? चिनसुरा नामक स्थान पर। ठीक है, वहां पर क्या होगा? डच पराजित हो जाएंगे और अंग्रेजों को किसके बारे में पता चल जाएगा? मीर कासिम के बारे में। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनको मीर जाफर के बारे में पता चलेगा, सॉरी। फिर इसके बाद किसको बैठाया गया? आपके मीर कासिम को। फिर मीर कासिम ने भी क्या कर लिया? युद्ध। कई जगह पर, 3 जगह पर युद्ध करे थे। कब? 1763। ठीक है, तो 1763 में उसने क्या किए? युद्ध कर लिए। युद्ध करने के बाद क्या हुआ? भाग गया। कहाँ भाग गया? पटना। और पटना में जाकर फिर किसकी सहायता मांगेगा? अवध के नवाब और केंद्रीय मुगल सत्ता के शासक। तो जिस समय में मीर कासिम बंगाल की गद्दी पर बैठा था, उस समय में अवध का नवाब कौन था? सुजा-उद-दौला। ठीक है, और केंद्रीय मुगल सत्ता पर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ये बात आई कि प्लासी के युद्ध के बाद, किसकी बात? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। कब? 1757। उसके तुरंत बाद रॉबर्ट क्लाइव पर दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना ने आक्रमण कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने इन दोनों की संयुक्त सेना को प्लासी के युद्ध के बाद क्या कर दिया था? पराजित। तो ये दो लोग भी क्या हैं? पराजित हैं। और यहां पर 1763 में कौन पराजित हो गया? मीर कासिम पराजित हो गया। तो जब ये तीनों की तीनों पराजित लोग हैं और मीर कासिम इनसे क्या लेने जाएगा? सहयोग लेने जाएगा। तो अब इन तीनों का त्रिपक्षीय संगठन कहां पर लड़ाई लड़ेगा? बक्सर के युद्ध में लड़ाई लड़ेगा। और बक्सर के युद्ध में ये लोग क्या हो जाएंगे? पराजित हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठा कि ये लोग क्यों शामिल हुए थे? तो ये लोग भी क्या थे? पराजित थे ऑलरेडी। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, इसलिए ये लोग किस युद्ध में शामिल हुए थे? बक्सर के युद्ध में शामिल हुए। अब यहां पर बक्सर के युद्ध में शामिल होने वाले एक क्षेत्र के शासक जिनका नाम है अवध के नवाब। क्या नाम है आपका? अवध के नवाब। तो आज की क्लास जो है उसमें हम अवध के संपूर्ण नवाबों की चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये भी आप जानोगे आज कि केंद्रीय मुगल सत्ता पर कौन बैठे थे? दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठा था? केंद्रीय मुगल सत्ता। और केंद्रीय मुगल सत्ता के उत्तरवर्ती मुगल शासक क्या होते जा रहे थे? कमजोर। और वो कैसे शासक थे? अयोग्य थे। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब केंद्रीय मुगल सत्ता पर शासक अयोग्य या कमजोर होंगे, तभी तो आपके विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रांत स्थित है वहां के शासक अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, और जब ऐसा अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर पाएंगे तो इसका मतलब यह होता है कि केंद्रीय मुगल सत्ता के शासक उनको अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो जब नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं तो कितनी चीजें होती है? 3। या तो ऐसा होता है कि एक राज्य जो है वो क्या करे? निष्ठा प्रकट करते रहे और अपने आप को क्या कर ले? स्वायत्त कर ले। ठीक है, दूसरा आपके क्या होते हैं? या तो उनसे युद्ध कर लें, और तीसरा क्या है? कि वो विद्रोह कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो आपका केंद्रीय मुगल शासन है, क्या आपका केंद्रीय मुगल शासन, इस केंद्रीय मुगल शासन को हम अगर देखें तो कई प्रांतों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? प्रांतों में।
और ये जो आपका प्रांत है, इस प्रत्येक प्रांत के क्या होते थे? आपके गवर्नर होते थे। ठीक है, इस प्रांत को काय में बांटा जाता था? आपके सूबों में बांटा जाता था। एक प्रांत में क्या होते थे? कई सूबे होते थे, और सूबे का प्रमुख क्या कहलाता था? आपका डिप्टी गवर्नर कहलाता था। ठीक है, तो हमने देखा कि आज जो आप पढ़ने वाले हो, इस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके केंद्रीय मुगल सत्ता है। कौन सी मुगल सत्ता? और इस केंद्रीय मुगल सत्ता के अधीन एक प्रांत आएगा जिसका नाम है अवध प्रांत। कौन सा प्रांत है? अवध। तो अब इसके अधीन ये क्या है? एक प्रांत है, और प्रांत में केंद्रीय मुगल सत्ता में बैठा एक शासक किसको नियुक्त करेगा? गवर्नर को नियुक्त करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके मुगल सत्ता है, इसमें केंद्रीय सत्ता को क्या क्या किया गया? कई प्रांतों में बांटा गया, और उस प्रांत के हेड को गवर्नर कहा जाता था। प्रांतों के आसपास के क्षेत्रों को क्या करते थे? कई सूबों में बांट दिया जाता था, और सूबों का हेड क्या कहलाता था? डिप्टी गवर्नर। अब आपने ये जान लिया एक्चुअल में कि ये केंद्र है, ये क्या है आपका? केंद्र। केंद्र को आपने किस में बांटा? प्रांत में बांटा। ठीक है, और प्रांत को किस में बांटा आपने? सूबा में बांटा। ठीक है, अब सूबे में प्रमुख कौन है? डिप्टी गवर्नर। ये किसको रिपोर्ट करेगा? गवर्नर को। ठीक है, और रिपोर्ट करने के साथ साथ क्या देगा? क्या देगा? राजस्व देगा। क्या देगा? और मान लो कि कभी गवर्नर के क्षेत्र में यानी गवर्नर के प्रांत में आक्रमण हो जाए, तो क्या भेजेगा? सैन्य सहायता भेजेगा। मतलब डिप्टी गवर्नर जो है वो गवर्नर को राजस्व भी भेजता है और सैन्य सहायता भी भेजता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नर जो है वो आपके मुगल शासक जो आपका कहाँ बैठा है? दिल्ली में बैठा है, इसे क्या करता है? रिपोर्ट करता है। और सेम ये भी अगर केंद्र को कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? सहायता भेजेगा। ऐसा ही आज आप अवध में देखने वाले हैं कि अवध का शासक जो है, उत्तरवर्ती मुगल शासक, जब वे कमजोर पड़ गए और उनके ऊपर जब बाह्य आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तो अवध का प्रांतपति जो एक शक्तिशाली प्रांतपति के रूप में स्थापित होगा और उनके वंशानुगत शासक भी शक्तिशाली ही रहेंगे, वे शासक केंद्रीय मुगल सत्ता में बैठे पुछल्ले, अयोग्य या कमजोर मुगल शासकों को कई बार सहायता करेंगी। वे बड़ी मात्रा में उन्हें राजस्व का योगदान देंगी। वे कई बार इनको सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रांत की सेनाओं को भेजेंगे। आज आप ये जानेंगे किस वाले क्षेत्र में? आपके अवध वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये गवर्नर जो है ये भी मुगल शासक को क्या देता है? राजस्व। इसके अलावा क्या देता है? सैन्य सहायता। बाहरी आक्रमणों के समय में क्या करेगा? सुरक्षा करेगा, है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इस मुगल शासक को ये राजस्व देगा, सैन्य सहायता देगा, बाहरी आक्रमणों के समय में सहायता देगा, तो आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? इतना सोच के बोल रहे हो, है ना? हाँ, लेते हो कि नहीं? अरे इस दुनिया में ना आपके लिए कोई ना एक तिनका भी करता है ना, तो उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ ले लेता। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो क्या करते हैं? निस्वार्थ भाव से सेवा करते। उसमें बस एक ही पद है, वो है माँ। वो है कौन? माँ। ठीक है, बस उसके अलावा दुनिया में और कोई पद नहीं है जो आपको क्या करे? निस्वार्थ भाव से क्या करे? आपको कुछ दे। ठीक है, तो अब आप यहाँ बताओ कि गवर्नर जब इसको क्या देगा? राजस्व और सैन्य सहायता। तो एक बात बताओ कि वो मुगल शासक से कुछ लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। बोलेगा ना तुरंत पे कि हमने आपको दिया है तो आप हमें ये दो। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? तुम लोग के साथ होता है कि नहीं? कई लोग इतने नींद वींद में क्यों है भाई? हैं? होता है कि नहीं? अरे तुम लोग अधिकारी बन जाओ, फिर देखना मम्मी लोग बोलेंगे अच्छा कार दिलवा देते हैं। है ना? तो खुद ही कुछ कुछ क्या मिल जाते हैं? गिफ्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे टॉप ऑफ करे होगे ना एग्जाम्स में, क्लासेस में, तो घर में पापा मम्मी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं कि नहीं? हाँ, तो कभी कभी खुद से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं मम्मी पापा, है ना, और आपको क्या दे देते हैं? कुछ कुछ दे देते हैं। तो वैसे ही अगर मुगल शासक इनसे क्या हो जाएगा? गवर्नर से इम्प्रेस्ड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो वो इसके बदले में इनको कुछ देगा कि नहीं देगा? देगा। तो वो क्या देगा? तो आंसर है उनका पद बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? पद। ठीक है,
हो सकता है कि उनको एक प्रांत के बजाय क्या कर दे, दूसरा प्रांत भी दे दे और वहां की दीवानी भी सौंप दे। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप खुद उनसे ले लो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके, और या तो वो खुद आपसे इम्प्रेस होने के बाद आपको दे दे। तो ये चीज आपको अगर समझ में आएगी तब अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ऐसा होगा, अभी अवध के नवाब जो हैं वो केंद्रीय मुगल सत्ता के क्या है, अधीन है। और जब अवध के नवाब अच्छे से काम करेंगे तो मुगल सत्ता उनको क्या देगी, समय समय पर कुछ चीजें देगी। अच्छा, अवध के नवाब समय समय पर मुगल शासकों को क्या करेंगे, सहायता देंगे, राजस्व संबंधी, सैन्य संबंधी, यही तो सहायता दे सकते हैं। और कभी कभी इनके साथ धोखा भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरी में बैठ के अगर पढ़ाई नहीं करो तो खुद के साथ भी धोखा और मम्मी पापा के साथ भी, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर आता है कि जब केंद्रीय मुगल सत्ता पर जो शासक क्या हो गए, कमजोर, तो संपूर्ण ये जो भारत है आपका, इस संपूर्ण भारत में आपके 3 प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। कितने प्रकार का, पहले राज्य जो थे वो आपके उत्तराधिकारी राज्य के रूप में आए। उत्तराधिकारी राज्य वो राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वायत्त कर लिया। क्या कर लिया, स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब होता है कि आप अपने निर्णय स्वयं लें। क्या कर ले, हाँ, आप अपने मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खुद ले रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। ऑटोनॉमी का मतलब है आप कुछ जगह पर अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु कहीं ना कहीं केंद्रीय मुगल सत्ता आपको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। इसको आप क्या बोलते हैं, स्वायत्तता बोलते हैं। ठीक है, और इस स्वायत्तता के बदले में आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, वो है नजराना। क्या है आपका, नजराना। तो नजराना देकर आप उन्हें क्या करेंगे, निष्ठा व्यक्त करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब केंद्रीय मुगल प्रशासन कमजोर होगा तो भारत के 3 क्षेत्रों में उत्तराधिकारी राज्य की स्थापना होगी। पहला है, दूसरा है अवध, और तीसरा है हैदराबाद। ठीक है, तो इसके पहले की क्लासेस में हमने हैदराबाद रियासत और बंगाल रियासत के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना देख लिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। ठीक है, और आज आप तीसरा पढ़ रहे हैं, कौन सा, अवध प्रांत की एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना। तो इसी को आज आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अवध प्रांत की एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना कैसे हुई। सबसे पहले तो ये जान ले कि अवध प्रांत आता कहाँ है ना। वर्तमान जो हमारा भारत का मैप है इस पे आपके अवध प्रांत की लोकेशन कहाँ। तो सबको आज का उत्तर प्रदेश पता है, कौन है वहां के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी, है ना। ठीक, तो आप देखेंगे कि जहां आपका आज का उत्तर प्रदेश है, क्या है आपका उत्तर प्रदेश, वहां पर आप देखेंगे कि ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, कौन सा रीजन, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र से लगा हुआ। किस क्षेत्र से, हाँ, ठीक है। और ये जो आपका बंगाल रियासत है ना, कौन सी रियासत, बंगाल, इस बंगाल रियासत के ये वाले क्षेत्र पर आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका अवध। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि ये कौन सी नदी है आपके, गंगा नदी, और फिर ये जो नदी वो कौन सी नदी है, यमुना नदी। तो अवध का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात आपको देखना है कि इस अवध से एक लगा हुआ क्षेत्र है जो अपने आप में एक स्वतंत्र क्षेत्र है जिसका नाम है रोहेलखंड। क्या नाम है, रोहेलखंड। तो ये जो आपका रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं रोहेलखंड। क्या बोलते हैं इसे, रुहेलखंड। ठीक है, तो ये है आपका अवध और इसके बाजू में आपका क्या है, रुहेलखंड। ठीक है, अच्छा अब एक बात और कि ये जो आपकी सत्ता है, ये केंद्रीय सत्ता, ये आपके कहां पर है, ये दिल्ली वाले क्षेत्र पे है। तो ये है आपकी क्या, केंद्रीय मुगल सत्ता। कौन सी सत्ता है, मुगल सत्ता। और यहाँ पर आपको क्या देखेगा, ये आपका अवध प्रांत। अवध प्रांत के अलावा आपको इसके बाजू में देखेंगे ये है आपका कौन सा प्रांत, बंगाल। और आप देखेंगे कि जब केंद्रीय मुगल सत्ता क्या हुई, कमजोर हुई, तो उस समय में दक्कन वाले क्षेत्र पे शासन करने वाले मराठा संपूर्ण उत्तर भारत तक क्या हो चुके, पहुंच चुके थे। ठीक है, और इन्हीं मराठाओं को आप देखेंगे कि ये आपके किसका है, ये पूरा क्षेत्र किसका है, मराठों का। और मराठे अपना क्या कर रहे जा रहे थे, लगातार राज्य विस्तार कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले आपने देखा था कि यही मराठे क्या करते थे, बंगाल वाले क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। तो जब ये आक्रमण करते थे तो आपने पढ़ा था ना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कह दिया था कि हम तो किलेबंदी करेंगे, हम नहीं रोकेंगे। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, लगातार मराठा आक्रमण होते हैं। आप आज अवध रियासत पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि ये जो मराठा लोग हैं ये अवध वाले क्षेत्र पर भी क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, और अवध वाले क्षेत्र पर भी इन लोग क्या करने का प्रयास करेंगे, अपना राज्य विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आपके दिमाग पर मैपिंग ध्यान देना है कि अवध कहाँ पर है, रुहेलखंड कहाँ पर है, आपकी ये जो केंद्रीय सत्ता है किसकी, आपके दिल्ली की, ये जो आपके मुगल सत्ता है दिल्ली में वो इतनी संकुचित हो गई, कैसी हो गई, संकुचित हो गई। और आप देख रहे हैं कि मराठों ने अपना क्षेत्र जो है वो क्या कर लिया है, विस्तारित कर लिया। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, आपका मराठों का। ठीक है, तो सभी को आपके मैपिंग क्लियर है, क्योंकि इन सब का आप देखने वाले हैं कि प्रयोग होएगा। मराठों ने आक्रमण किया, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि रुहेलखंड का एनेक्शर जो है वो अवध रियासत के शासक के द्वारा किया गया, और जब अवध रियासत जो है वो रुहेलखंड को जीत लेगा तो अवध का राज्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि केंद्रीय जो आपके सत्ता में है कौन, आपका दिल्ली, ये यहाँ पर क्या करेगा, गवर्नर की नियुक्ति करेगा। तो इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैपिंग है। मेरे हिसाब से सबको मैपिंग समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अवध के बारे में। तो अवध जो है वो आपके कैसे एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि अवध एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। तो जिस समय में ये उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित होगा उस समय में अवध राज्य का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर है आपकी गंगा नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी, और इस वाले क्षेत्र में ये जो नदी है ये है आपकी कर्मनाशा नदी, कौन सी नदी, कर्मनाशा। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है इसका नाम है कन्नौज, क्या नाम है आपका, कन्नौज। तो आपको यहाँ पर मैप रीडिंग में ध्यान देना है कि आपके कन्नौज से लेकर कर्मनाशा नदी तक का क्षेत्र, कहां से कहां तक का, कन्नौज से लेकर कर्मनाशा नदी तक का जो क्षेत्र है उसी को अवध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अवध। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो अवध है वो कन्नौज से कहां तक विस्तारित था, कर्मनाशा नदी तक विस्तारित था। ठीक है, इस राज्य की उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना तब हुई जब केंद्रीय मुगल सत्ता पर जो शासक था कौन बैठा था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठा था, हाँ, तो जब मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ पर बैठा है और ये अयोग्य और क्या है, कमजोर है, तभी तो कोई व्यक्ति अपने आप को क्या कर पाएगा, स्वतंत्र कर पाएगा। ठीक है, तो इसी मोहम्मद शाह रंगीला ने इस कन्नौज प्रांत में एक गवर्नर की नियुक्ति करी जिसका नाम है सादत खां। क्या नाम है, ठीक है, तो सादत खां की नियुक्ति करेगा। और ये जो अवध प्रांत है इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी फैजाबाद। क्या थी, फैजाबाद। आज का जो वर्तमान अयोध्या है जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका नाम ही अभी वर्तमान में बदल कर क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यही अयोध्या क्षेत्र जो थी वो इसकी क्या थी, राजधानी। अच्छा, ये आपकी प्रारंभिक राजधानी है, परंतु जब लखनवी संस्कृति का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा तब आप देखेंगे कि लखनऊ वाले क्षेत्र को एक मुख्य केंद्रीय औद्योगिक केंद्र, इसके अलावा एक राजधानिक केंद्र के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। तो फिर आपके अवध के नवाब अपनी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद को स्थानांतरित करके एक नई राजधानी का गठन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, लखनऊ। तो आप देखेंगे कि अवध प्रांत की कितनी राजधानी है, दो। पहली कौन सी, फैजाबाद, जो आज वर्तमान का अयोध्या है, और दूसरी राजधानी आपकी लखनऊ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसी अवध वाले क्षेत्र पे जो केंद्रीय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला है उसने गवर्नर की नियुक्ति की और उस गवर्नर का नाम है सादत खां। क्या नाम है आपके, सादत खां। जब इसकी नियुक्ति करी तो उसका मूल नाम सादत खां है और इसे उपाधि दी बुरहान उल मुल्क की। क्या उपाधि दी, हाँ, तो बुरहान उल मुल्क उसकी क्या हुई, उपाधि। तब इसका नाम पड़ेगा सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, एक और बात कि इसी सादत खां बुरहान उल मुल्क ने ही इस अवध प्रांत को एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित किया।
ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया, यहाँ पर जितनी अव्यवस्थाएं थी उनको शॉर्ट आउट करके यहाँ पर एक सुगठित प्रशासनिक तंत्र का गठन किया, अच्छी भू राजस्व प्रणाली लाई, सैन्य प्रशासन में सुधार किया, किसानों को सुविधाएं दी। तो इतने सारे काम करने के कारण इस सादत खां को ही क्या कहा जाता है, इस अवध प्रांत का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक वही व्यक्ति कहलाएगा जब जिसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किए हो, काम किए। ठीक है, तो ऐसा काम करने वाला कौन है आपका, सादत खां। ठीक है, अच्छा, सादत खां जो है इसको अचानक से मोहम्मद शाह ने जो है वो गवर्नर नहीं बनाया, कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह की क्या किया होगा, सहायता। तो आप लोगों ने इसके पहले एक रियासत पढ़ी थी, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत का संस्थापक कौन था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम, यही था। ठीक, तो आपने देखा था कि यहाँ पर ये जो आपका हैदराबाद रियासत थी, कौन सी रियासत, हैदराबाद जो आपका रियासत थी, इस वाले क्षेत्र में एक स्वतंत्र हैदराबाद प्रांत की उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना तब हो पाई जब यहाँ से सैयद बंधुओं को हटाया गया। किसको हटाया गया, तो यहाँ सैयद बंधु किस पर हावी पड़ रहे थे, केंद्रीय मुगल सत्ता पर। और किस पर हावी पड़ रहे थे, मोहम्मद शाह पर। तो मोहम्मद शाह जो यहाँ दिल्ली में बैठा था, इसको हेल्प की क्या पड़ी थी, जरूरत पड़ी थी। किसके खिलाफ जरूरत पड़ी थी, सैयद बंधुओं के खिलाफ, जो उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इन सैयद बंधुओं को हैदराबाद वाले क्षेत्र से क्या करना था, हटाना था। तो इन सैयद बंधुओं को हटाने के लिए एक तो इसी क्षेत्र के एलीट क्लास यानी कुलीन वर्ग का व्यक्ति जिसका नाम था आसफ जाह प्रथम, उसने भी मोहम्मद शाह की क्या करी थी, मदद। और आप देखेंगे कि जब दिल्ली से मोहम्मद शाह जो है वो यहाँ पर सैयद बंधुओं का क्या करना चाहेगा, विद्रोह को समाप्त करना चाहेगा, तो इसी अवध प्रांत का एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, सादत खां, इसने भी क्या करी, मदद करी। ठीक है, तो आसफ जाह प्रथम ने हैदराबाद में आपके सैयद बंधुओं के उन्मूलन में मदद करी, और हैदराबाद में ही सैयद बंधुओं के उन्मूलन में किसने मदद करी, सादत खां ने मदद करी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मुगलों में केंद्रीय शासक कौन था, मोहम्मद शाह, इसने सैयद बंधुओं के खिलाफ जब अभियान किया तो इसको आपके सहायता किसने पहुंचाई, सादत खां ने। तब उसने निर्णय लिया कि ठीक है, तुमने मेरी सहायता करी हैदराबाद वाले क्षेत्र में सैयद बंधुओं के विद्रोह को दबाने में, तो अब मैं तुम्हें क्या बना देता हूं, अवध प्रांत का गवर्नर बना देता हूं। तो मोहम्मद शाह ने उसकी इस सहायता के बदले में उसे क्या बना दिया, अवध प्रांत का गवर्नर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सादत खां को कब अवध प्रांत का गवर्नर बनाया गया, 1722। क्लियर है, चलिए। तो अवध प्रांत का गवर्नर कौन बनेगा, सादत खान। कौन बनेगा, सादत खान। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन है ना, इसके ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, इस क्षेत्र को बोला जाता है रुहेला खंड। क्या बोला जाता है, हाँ, ये है आपका रुहेल खंड के नाम से जाना जाता है। किस वाले क्षेत्र को, ये जो मैंने रेड किया है ना, ये रुहेल खंड है। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा ग्रीन वाला एरिया है, ये क्या है, अवध। इसकी जो राजधानी है ये है आपके लखनऊ। क्या है, आपके लखनऊ। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये है आपका क्या, पटना। क्या है आपका, पटना। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र, ये है पटना, ये है लखनऊ, ये है रुहेलखंड। ठीक है, बाद में जब आपके अवध जो है वो रुहेलखंड को क्या कर लेगा, जीत लेगा, तो इसका विस्तार कहाँ तक हो जाएगा, ये पूरे में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा मैप को क्या रखना है, ध्यान। ठीक, चलिए, अब आप देखेंगे कि जो आपका कौन आएगा, सादत खां आएगा। कौन आएगा, सादत खां। सादत खां को अवध का गवर्नर कब बनाया गया, 1722 में। और जब उसे गवर्नर बनाया गया तो उसे क्या उपाधि दी गई, बुरहान उल मुल्क की। ठीक है, तो बुरहान उल मुल्क की क्या दी गई, उपाधि। अब यहाँ पर आएंगे कि जब आपके सादत खां जो है वो आपके अवध वाले क्षेत्र यानी इस वाले क्षेत्र में क्या बनता है, गवर्नर बनता है, तो उस समय में उसे प्रशासन को संभालने में किन किन कठिनाइयों को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। या आप ये जान लीजिए कि अवध प्रांत में क्या क्या उस समय की तत्कालीन समस्याएं थी, जिनको सुलझाने का और सही तरीके से निपटाने का काम किसने किया, सादत खां ने किया। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अवध जो था वहां पर अत्यधिक कैसा प्रांत था, अव्यवस्थित प्रांत था। और सबसे बड़ी समस्या सादत खां को जो झेलनी पड़ी वो जमींदार वर्ग से झेलनी पड़ी। किससे, जमींदार। तो सबसे बड़ी समस्या किससे मिली, जमींदार से। जमींदार वर्ग जो थे वे शासकीय आदेशों को पालन नहीं करते थे।
जितने भी शासकीय आदेश दिए जाते थे उनकी वो अवहेलना करते थे और उद्दंडता पूर्वक क्या करते थे, उन आदेशों की खिलाफ जाकर कार्य करते थे। तो सबसे पहले कि जमींदार वर्ग जो है वो शासकीय आदेशों को नहीं मानना और शासकीय आदेशों की क्या करते थे, अवज्ञा करना। इन जमींदारों ने छोटे छोटे किलों का निर्माण किया था अपने क्षेत्र पर, और किलों का निर्माण करके उन्होंने अपनी निजी सेनाएं गठित कर ली। अब आप सोचिए कि प्रांत की सेना होनी चाहिए, पर यहाँ तो कौन सेना रख रहा है, जमींदार अपनी सेना रख रहा है। तो जमींदार जो है वो अपनी निजी सेनाएं रख लिए थे, और जब प्रांतपति कोई यहाँ पर कार्य करने के लिए उनको आदेश देता था तो वो अपनी सेनाओं के माध्यम से युद्ध करने का क्या करने लगते थे, प्रयास। तो इन लोगों ने निजी सेनाएं गठित कर रखी थी जमींदारों ने। वे जो है वो भू राजस्व की राशि चुकाने से क्या कर चुके थे, इनकार। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका क्या है, प्रांत है, क्या है आपका प्रांत, प्रांत का गवर्नर जो है वो क्या करता है, भू राजस्व की वसूली करता है। किसके माध्यम से करता है, जमींदारों के माध्यम से। और जमींदार किससे लेता है, किसानों से। तो आप देखेंगे कि अवध क्षेत्र में जमींदार ने किसानों पर खूब अत्याचार करी और अत्याचार करके इनसे खूब भू राजस्व वसूला, लेकिन इस भू राजस्व की राशि को वो गवर्नर को नहीं देते थे। इस कारण से ये गवर्नर जो है वो केंद्रीय मुगल सत्ता को भी क्या नहीं दे पाएगा, राजस्व की राशि नहीं अदा कर पाएगा। परिणाम स्वरूप इसका केंद्रीय मुगल सत्ता का दबाव गवर्नर पर, और गवर्नर फिर क्या करेगा, जमींदार। अब बात आई कि जमींदार बहुत उद्दंड है यहाँ के, इनको कैसे आपके समझाया जाए। तो आप देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो सादत खां है इसने जमींदारों से बहुत अधिक लड़ाइयां की, क्या नहीं, कुछ मोर्चों पर लड़ाई की और कुछ मोर्चों पर उनकी समस्या को शांतिपूर्वक सुनकर एक सही समाधान निकालने का प्रयास किया। किसने, आपके सादत खान ने। ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि किसान जो है वो भू राजस्व नहीं देते थे, इसलिए वो अत्याचार करके लेते थे, तो किसानों को भी क्या करनी पड़ेगी, सहायता देनी पड़ेगी। तो अब आगे आप देखेंगे कि सादत खान ने क्या क्या चीजें की। ठीक है। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर किले का निर्माण कर रहे थे और क्या करते थे, किलेबंदी, और छोटी छोटी सेनाओं का क्या कर लेते थे, गठन कर लेते। इनकी अपनी क्या होती थी, निजी सेनाएं होती थी। ये माल गुजारी देने से जमींदार लोग इनकार कर देते थे, किसानों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रांतपति सादत खां बना तो उसको सबसे बड़ी समस्या किसके संदर्भ में उठानी पड़ी, जमींदार वर्ग के संबंध में। अब वो क्या करेगा, इस समस्या का समाधान, समस्या का समाधान जमींदारों के सामने वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद अत्यंत निडर हो, साहसी हो, दृढ़ निश्चयी हो, उसको डर ना लगे। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ तो जमींदारों की खुद की भी सेना, इन निजी सेनाओं से लड़ने का भी क्या होना चाहिए, साहस। तो आप देखेंगे कि सादत खां का खुद का व्यक्तित्व ऐसा है कि वह जमींदारों की इन समस्याओं से जूझ पाया और उनका समाधान निकाल पाया। अब ये समाधान कैसे निकालेगा, तो हम देखेंगे कि भाई इसने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम जा रही, कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए आप बताइए। तो इसने जमींदारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई, इसने जमींदारों को क्या दे दिया, वित्तीय संसाधनों की उपलब्ध करा दिया। इसने कहा कि वहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसमें कुछ कमियां हैं, तो जो सादत खां है उसने अवध वाले क्षेत्र में नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया, और उस नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू करने के बाद यहाँ पर एक नवीन भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली को क्या कर दिया, अवध में लागू किया। ये प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत किसान स्वेच्छा से क्या करने लगे, भू राजस्व चुकाने लगे, और भू राजस्व किसान जब जमींदार को देंगे तो जमींदार भी अब हंसी खुशी क्या करेगा, राजस्व की राशि प्रांतपति को अदा करने लगेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसानों पर अत्याचार और शोषण कौन करते थे, जमींदार, तो उसके खिलाफ इसने क्या की, कार्यवाही करी और किसानों पर किए जाने वाले अत्याचार को समाप्त किया। ये किसान भू राजस्व क्यों नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा था। तो इसने किसानों को भी सुविधाएं दी, जैसे सिंचाई की सुविधा दे दी, तकावी ऋण प्रदान कर दिए, खाद बीज आदि के संदर्भ में कुछ सहायता प्रदान कर दी। तो किसानों की स्थिति को भी क्या किया, इसने सुधार किया। जैसे आप देखेंगे इसने किसानों को क्या दिया, सिंचाई बीज और तकावी ऋण की। ठीक है। किसानों पर किए जाने वाले अत्याचार को क्या किया, समाप्त कर दिया। इसने जागीरदारी व्यवस्था जो थी उसमें भी क्या किया, सुधार किया, कि किस प्रकार से आपके जागीर जो है वो आपके ली दी जाएगी। इसके अलावा सादत खान ने सैन्य सुधार भी किया। क्या किया, सैन्य सुधार। यहाँ पर आप देखेंगे कि सैनिकों को उसने नियमित वेतन देने का क्या किया, शुरुआत। आप देख रहे हैं कि जमींदार अपने पास सैनिक क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि जमींदारों के पास वो सैनिक आ रहे हैं जिनको आपके प्रांत की सेना में
सही तरीके से वेतन नहीं दिया जा रहा था, निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था, कभी कम वेतन कभी ज्यादा वेतन, और उनको रेगुलर वेतन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनको कह दिया जाता था कि जब सैन्य अभियान में जाओगे तभी वेतन मांगेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, उनको भी तो रेगुलर उनकी क्या है, कुछ नीड्स हैं। तो अब यहाँ पर इसने सैन्य प्रशासन में सुधार करके उनको क्या कर दिया, नियमित वेतन देना शुरू किया। इसके माध्यम से जो जमींदारों की निजी सेना थी उसका क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, और वे सैनिक पुनः प्रांतपति की सेना में क्या हो गए, शामिल हो गए। तो यहाँ पर उसने क्या किया, सैन्य सुधार किया। इस जो आपके सादत खां है, इसने यहाँ पर गंगा जमुनी संस्कृति का प्रचलन किया। इस गंगा जमुनी संस्कृति का प्रचलन के अंतर्गत आप देखेंगे कि अवध प्रांत में हिंदू बहुल जनसंख्या भी निवास करती है और मुस्लिम जनसंख्या भी निवास करती है। तो इसने संपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जितने भी आपके हायर क्लास आपके पद हैं, चाहे निम्न पद हो, उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक, सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया केवल और केवल योग्यता के अनुसार रखी। किसके अनुसार रखी, योग्यता के अनुसार। यानी हिंदू और मुस्लिमों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार किया। किसने, सादत खान ने। तो आप देखेंगे कि इसने आपके हिंदू और मुस्लिम एकता को क्या किया है, स्थापित किया है। प्रशासन में उच्च पदों पर योग्यता अनुसार क्या की है, भर्ती की है, और उच्च पदों पर अधिकारियों को क्या की, नियुक्ति प्रदान की। ठीक है। सादत खान ने मुगल अच्छा, ये जो जितने भी काम आपने पढ़े, इसके कार्यों को करने के लिए सादत खान ने मुगल शासक की सहायता नहीं ली। उसने संपूर्ण प्रांत में जितने भी सुधार किए वे स्वयं अपने मतलब बलबूते पर किए। ठीक है, अपनी क्षमताओं और योग्यता के अनुसार इन कार्यों को क्या किया, संपन्न कराया। इसीलिए सादत खां को हम क्या कहते हैं, अवध प्रांत का संस्थापक कहते हैं। और इसने अब जब ये अवध प्रांत व्यवस्थित हो गया, किसानों के मामले में, जमींदार के मामले में, सैन्य प्रशासन के मामले में, सुरक्षा के मामले में, सभी मामलों में भू राजस्व अच्छा आने लगा, तो संपूर्ण मामलों में जब इसने अवध प्रांत को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो एक नवीन राज्य या नवीन उत्तराधिकारी राज्य के रूप में किसकी स्थापना होगी, अवध की। ठीक है। एक और घटनाक्रम इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो सादत खां है, इसके समय में आपका ईरान का आक्रमणकारी, जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, ईरान का नेपोलियन, किसको कहते हैं, नादिर शाह को। इसने क्या किया, आक्रमण किया। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो आपका ईरान का आक्रमणकारी यहाँ से आएगा, तो केंद्रीय मुगल सत्ता पर कौन बैठा है, दिल्ली में बैठा है। तो दिल्ली की सरकार बोलेगी कि अवध का नवाब हमको क्या भेजे, सेवाएं भेजे, क्योंकि सैन्य सहायता भेजे। ठीक है, सैन्य सहायता इसने क्या करी, भेजी, तो ये अपनी सेना लेके पहुंचेगा, कौन, सादत खां। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके कौन है, नहीं, सादत खां जो है, इसको नादिर शाह ने क्या कर लिया, बंदी बना ली। क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और जब इसे बंदी बना लिया तो अपने क्या रखेगा, बंदी बनाकर रोक रखेगा। फिर इससे बातचीत हुई, किसकी, नादिर शाह की। तो सादत खां ने कहा कि बस इतना ही सा लूट के जा रहे हो, क्या कहा, बस इतना ही सा लूट के जा रहे हो, तो 10-50 लाख बस क्यों लूट के जा रहे हो, दिल्ली में बहुत कुछ है। तो जो दिल्ली के राजकोष है, दिल्ली की जो धन संपदा है, इसको सादत खान ने किसके सामने उजागर कर दिया, नादिर शाह, और बोला कि लूटने आए हो तो तबीयत से लूटो। ठीक है। तो आप देखेंगे कि नादिर शाह इसके बाद कई करोड़ रुपए की राशि को लूट कर जाएगा, और उन खजानों के बारे में बताने वाला कौन, सादत खां। ठीक है। तो सादत खां ने यहाँ पर अपने आप को बंदी से मुक्त करवाने के लिए किसकी सहायता कर दी, नादिर शाह की सहायता। ठीक है। और फिर से सादत खां कहाँ आ गया, अपने अवध प्रांत में आ गया। तो ये घटनाक्रम किसका, सादत खां, कहां पर, आपके अवध वाले। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो नादिर शाह है, इसको आक्रमण करने के लिए पुनः कहता बस इतना सा लूट के मत जाओ, फिर से आक्रमण करो दिल्ली पर, खूब लूट लो। ठीक है। तो ये क्या करेगा, लूटेगा, कौन, नादिर शाह। तो इसने करनाल वाले क्षेत्र पर उसको आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, और नादिर शाह जो है वो अपार धन संपदा लेकर क्या करेगा, वापस लौटेगा। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके बाद 1739 में ये जो सादत खां है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद अब क्या बनेगा, अवध प्रांत का अगला गवर्नर नियुक्त होगा। तो गवर्नर में क्या है, आपके वंशानुगत शासन प्रणाली, क्या आपके वंशानुगत। ठीक है। तो वंशानुगत शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका स्वयं की संतान नहीं थी, तो इसने अपने भतीजे और दामाद दोनों, तो आप जानते कि इनमें जो है वो विवाह जो है वो एक ही परिवार के संबंधियों में भी हो जाता है। इस कारण से ये भतीजा भी था और क्या था, दामाद भी था। तो इसकी बेटी का बेटी का क्या, पति,
तो वो भी था और ये क्या था, भतीजा भी था इसका, ठीक है। तो उसकी अब क्या होगा, उसने उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है सफदरजंग। क्या नाम है, सफदरजंग। तो 1739 में जब सादत खां की मृत्यु हो जाएगी तो सफदरजंग अवध प्रांत का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देंगे कि सफदरजंग जो है वो अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा, तो यार प्रांतपति को नियुक्ति कौन देता है, केंद्रीय मुगल बादशाह। तो केंद्रीय मुगल बादशाह में अभी भी नवाब कौन है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को क्या बना दिया, अगला नवाब बना दिया। कहाँ का नवाब बना दिया, अवध प्रांत का, यानी गवर्नर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। अब ये बात आई कि ये जो आपका सफदरजंग है इसने क्या क्या कार्य किए, क्या इसने अपने जो सादत खां है उससे मिले हुए अवध प्रांत को संभाल पाया, क्या ये और अधिक राज्य विस्तार कर पाया, तो आंसर है हाँ, कर पाएगा। कौन, इसने अवध प्रांत का और अधिक क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। तो पहला आप देखेंगे इसका काम है पटना पर अधिकार का, किसका है, पटना। तो आप देखेंगे कि मैप पर आप देखें, ये है आपका अवध प्रांत दिख रहा है, और ये जो है आपका क्या है, लखनऊ, ये आपका अवध प्रांत था, क्या था आपका, अवध प्रांत, ठीक है। और अब ये जो आपका कौन आया है नया, सफदरजंग आया है। तो सफदरजंग ने, ये है आपका पटना, क्या है आपका, पटना। इस पटना को क्या कर लिया, जीत लिया, आक्रमण किया और क्या किया, जीत लिया। और ये जो आपकी कौन सा साम्राज्य है आपका, अवध प्रांत, इस अवध प्रांत की जो सीमा थी यहां तक लग रही थी, अभी कहां तक, यहां तक, इस अवध प्रांत की सीमा को यहां तक विस्तारित कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पटना यहां तक विस्तारित कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा मिल गया, क्या मिल गया, एक्स्ट्रा, किसके टाइम में, सफदरजंग के। तो अब ये राज्य विस्तार हुआ किस ओर हुआ है, पूर्वी तरफ, किसकी तरफ हुआ है, पूर्वी तरफ। तो साम्राज्य का विस्तार पूर्वी तरफ पटना तक करने का श्रेय किसको है, सफदरजंग को। सफदरजंग ने 1742 में पटना क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसको विजित करके अवध क्षेत्र में क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। अब जब इसने एक क्षेत्र को मिलाकर अवध वाले क्षेत्र में क्या किया है, राज्य विस्तार, तो अब इसकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं और क्षेत्र को क्या कर लूं, जीत लूं, ठीक है। तो अब ये जो है विजिट करने के लिए पश्चिमी सीमा पर विस्तार करना चाहेगा, कहां पर, पश्चिमी। तो ये जो है ये आपके, ये है आपका रोहेलखंड, कौन सा खंड है, इस रोहेलखंड वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। और रोहेलखंड में आपके जो सरदार है उन पर और बंगश पठानों पर आक्रमण करेगा, किस पर, बंगश पठान, ठीक है। कौन आक्रमण करने वाला है, ठीक है। तो सफदरजंग जो है वो आपके रोहेलखंड, रोहेलखंड क्लियर है कहां पर है, ठीक। तो इस पर आक्रमण किया और किस पर आक्रमण किया, बंगश पठानों पर। तो रोहेलखंड में जो आपके बंगश पठान रहते हैं और रोहेलखंड के जो सरदार हैं उन पर आक्रमण कब करता है, 1745 में। लेकिन आप देखते हैं कि ये रोहेलखंड में जब पहली बार आक्रमण करेगा तो ये पराजित हो जाएगा, यानी इसका रोहेलखंड में किया गया पहला अभियान असफल है, किसका, सफदरजंग। तो सफदरजंग का पहला अभियान बंगश पठान और रुहेलखंड के विरुद्ध जो किया गया वो क्या हुआ, असफल हुआ। अब आप देखेंगे कि इसी सफदरजंग के समय में आपके अफगान शासक भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से क्या कर गए, प्रवेश कर गए। कौन आपके प्रवेश कर रहे हैं, अफगान शासक। और अफगान शासक जो हैं, यहां पर आप देख रहे थे, ये आप मराठा देखे थे, हाँ या नहीं। और आपने देखा था ये थी आपकी क्या, केंद्रीय मुगल सत्ता। यहाँ पर क्या है आपका अवध और यहाँ क्या है, रुहेलखंड, ठीक है। तो अफगान शासक कहाँ से आ रहे हैं, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और ये आक्रमण करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनके आक्रमण को कौन आपके सामना करेगा, मराठा और केंद्रीय मुगल सत्ता पर बैठा दिल्ली में शासक, ठीक है। ये किसका सामना करेंगे, अफगानों का। तो आप देखेंगे कि जो सफदरजंग है इसके समय में अफगानों का आक्रमण हुआ, किसका आक्रमण हुआ, और किस अफगानी शासक का आक्रमण होगा, तो आंसर है अहमद शाह अब्दाली का। किसका आक्रमण होगा, तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कहां पर हुआ, केंद्रीय मुगल सत्ता पर। तो सफदरजंग जो है वो आपकी मुगल शासक के अधीन ही तो था ना, प्रांतपति, कहां पर, अवध में। तो फिर से मुगल शासक ने इसको बोला कि आप अपनी सेनाएं लेकर जो है वो हमको क्या करने आए, सेना देने आए, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र पे जब आपके अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध सैन्य सहायता देने के लिए अवध के नवाब सफदरजंग को बुलाया जाएगा,
तो इसने काफी अच्छी सहायता दी। उसके साथ साथ कूटनीतिक वार्ता करने में भी सफदरजंग ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। और ये जो अहमद शाह अब्दाली थे, इसके रिश्तेदार संबंधी अंबंदी को केंद्रीय मुगल सत्ता में ही अलग अलग पदों पर पदासीन करवा दिया। और इस प्रकार से एक भारी युद्ध जो अफगानों की तरफ से होने वाला था, उस भारी अफगानी युद्ध को रोकने का प्रयास सफदरजंग के नेतृत्व में की गई कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से ही संभव हो पाया। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर अब अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जब मुगल बादशाह को इसने सहायता पहुंचाई और ये युद्ध होते होते क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, उनके जो बात थी उसके कन्विंस हो गए ये लोग और उन लोग भी डीलिंग कर लिए, डीलिंग फिक्स हो गई। तो अब यहाँ पर ये जो सहायता थी, इसका जो योग्यता का परिचय था, इससे मुगल बादशाह क्या होगा, बहुत अधिक इंप्रेस होगा। और जब वो उससे बहुत अधिक क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा, तो वो कहेगा कि अब हम आपको अपने केंद्रीय मुगल प्रशासन में वजीर का पद देते। तो अब इसके पास दो पद हो गए, एक पद है अवध में प्रांत का गवर्नर का पद, और केंद्रीय मुगल सत्ता में ये क्या है, आपका वजीर है। तो इसको काय का पद मिल गया, वजीर का पद मिला। और क्यों मिला, क्योंकि आपके अफगानों के आक्रमण वाले होने पर इसने क्या किया था, अपनी योग्यता का परिचय दिया था। किसने, आपके सफदर अली ने। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपके सफदरजंग जो है, इसके पहला कौन था, सादत खां। तो सादत खां को भी मेन प्रॉब्लम अवध में किससे थी, जमींदारों की। तो क्या इसके समय में भी जमींदारों ने विद्रोह नहीं किए, बहुत छोटे मोटे और कुछ संख्या में जो विद्रोह हुए उनको सफलता पूर्वक इसने निपटाया। तो जमींदार वर्ग को ये संतुष्ट करने में क्या रहा, सक्षम रहा। इनके द्वारा किए गए, जमींदार वर्ग के द्वारा किए गए विद्रोहों को भी सफलता पूर्वक दबाने में कौन सक्सेसफुल रहा, सफदरजंग। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपने देखा था कि इसने जब आया तो इसने क्या किया, रुहेलखंड और बंगश नवाबों के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था। कब किया था इसने पहला आक्रमण, इसने पहला आक्रमण किया था 1745 में। लेकिन इसका पहला अभियान जो रुहेलखंड वाले क्षेत्र पे अवध की पश्चिमी सीमा पर था, वो क्या हो गया था, असफल। तो अब आप देखेंगे कि 1745 में इसका जो आक्रमण था वो असफल रह गया। तो अब ये फिर से इस रुहेलखंड ये इस रुहेलखंड वाले क्षेत्र पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। कौन करेगा, आपका सफदरजंग। तो सफदरजंग जो है वो उस रुहेलखंड क्षेत्र पर पुनः अभियान किया, कब, 1751 में। ठीक है, और आप देखेंगे कि रुहेलखंड में जो आपके शासक हैं, कौन है आपके शासक, तो उन शासकों के खिलाफ इसने संधि कर ली। क्या कर ली, संधि। किसके साथ संधि करी, तो ये है आपके मराठा। कौन है आपके, तो इसने बोला कि हम अपना राज्य विस्तार कहाँ करना चाहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में करना चाहते हैं। कहां पर, रुहेलखंड में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि करना चाहते हैं तो एक काम करिए कि मराठा आप लोग के पास बहुत बड़ी सेना है, क्या आप हमको रुहेलखंड में अपनी सेना का विस्तार, हमें अपना राज्य विस्तार करने के लिए सैन्य सहायता दोगे। तो मराठा जो हैं और जाट जो हैं, उन्होंने इसके साथ क्या कर लिया, बोला कि ठीक है, हम लोग दोनों आपको क्या देंगे, सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। अब जब इनकी बात तय हो गई तो बोले कितना देना पड़ेगा प्रतिदिन, तो बोले मराठा सैनिकों को प्रतिदिन कितने, 25,000 रुपए, और जाट सैनिकों को प्रतिदिन कितने, 15,000 रुपए। जब युद्ध कहाँ होगा, रुहेलखंड में। किसके वर्सेस कौन, रुहेलखंड के नवाब आपके सरदार और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र के बंगस नवाब। ठीक है, रुहेलखंड के कौन रहेंगे, सरदार लोग रहेंगे, और आपके फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र के बंगस नवाब। तो वो उसी क्षेत्र में पास में ही फर्रुखाबाद में रहते हैं। तो उन दोनों के खिलाफ जब इसने अभियान किया तो इनका साथ कौन ने दिया, मराठों और जाटों की संयुक्त सेना ने। लेकिन पेमेंट कैसी होती थी, अलग अलग। मराठों को कितना मिलता था, 25,000 रुपए प्रतिदिन, और जाटों को कितना मिलता था, 15,000 प्रतिदिन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसकी सहायता से ये क्या करेगा, रुहेलखंड वाले क्षेत्र पर आपके विस्तार करने का क्या करेगा, प्रयास। परंतु पूर्णतः एनेक्सचर या रुहेलखंड क्षेत्र में इससे सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए, इसके बाद इसने और क्या काम किया, इसने न्याय व्यवस्था का खूब अच्छा अनुपालन और अनुसरण किया। इसने हिंदुओं और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, धार्मिक निष्पक्षता की नीति का अनुसरण किया, और हिंदू और मुसलमानों को उनकी योग्यता के अनुसार उच्च पदों पर पदासीन किया।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह भी हिंदू आपके गंगा जमुनी संस्कृति का क्या था, परिपालन करने में बहुत अच्छा योग्य क्या था, नवाब था। कौन? आपका सफदरजंग। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके कुछ कार्य। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसके समय में, अभी देखो 1748 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। कब हुआ था? 1748 में। तब तो इसने क्या कर लिया था, कन्विंस कर लिया था। किसको? अहमद शाह अब्दाली को। तो अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली क्या हो जाएगा, पुनः आक्रमण करेगा। क्या करेगा? आपका पुनः आक्रमण। तो अब पुनः आक्रमण जब होगा किसका, कहां से आ रहा है अहमद शाह अब्दाली? अफगानिस्तान से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अफगानिस्तान। और कहां आक्रमण कर रहा है? कहां आक्रमण कर रहा है? दिल्ली में। और सोचो कि अगर वो दिल्ली कैप्चर कर लेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? कहां पर? अवध में। तो अवध वाले क्षेत्र पे इसको भी तो चिंता सताएगी ना, कि अगर अफगानों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो वो अवध को भी क्या करने का प्रयास करेंगे, जीतने का। तो अब ये फिर से किससे संपर्क करेगा, मराठों और जाटों से, कि प्लीज आप हमको फिर से क्या करिए, हेल्प करिए। किसके खिलाफ? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। ठीक है। अब यहां पर ये बात आई कि सफदरजंग जो है उसने मराठा में जो आपके शासक होते थे उनको क्या कहा जाता था, पेशवा। ठीक है। तो उनसे बोला कि यदि आप हमको सैन्य सहायता दोगे, कौन? आपके मराठा पेशवा, आप हमें सैन्य सहायता देंगे, और यदि आप हमको क्या करते हैं, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से, किससे, फिर आपके भारतीय पठानों के आक्रमण से, और राजपूतों, ये यहाँ पर राजपूत हैं, कौन है आपके? राजपूत। इनके आक्रमण से अगर आप हमको सुरक्षित करते हैं तो इसके बदले आपको हम कितने रुपए देंगे, 50 लाख रुपए। ठीक है। तो हमको सैन्य सहायता देने के बदले में और हमको सुरक्षित रखने के बदले में आपको कितना देंगे, 50 लाख। तो सोचो कि पहला तो ऑफर मिला 50 लाख रुपए का, कितने का मिला? अरे वो अभी 25,000 प्रतिदिन दे रहे थे ना, तो इन्हें बोला ये प्रतिदिन वाला नहीं, एक मुश्त ले लेना। क्या कर लेना? एक मुश्त। तो 50 लाख रुपए देंगे। दूसरा, हम आपको 2 क्षेत्र देंगे। कौन सा क्षेत्र? एक सिंध क्षेत्र, और उत्तर भारत के आपको कई जिले दे देंगे। क्या दे देंगे? सिंध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र और उत्तर भारत के कई जिले। तो आपके कितने क्षेत्र मिल गए? पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिले। इस पर हम आपको क्या देंगे, चौथ वसूल करने की अनुमति देंगे। ये चौथ क्या है? चौथ एक प्रकार का कर है, टैक्स है, जो किसी राज्य के द्वारा किसी अन्य राज्य को उसकी सुरक्षा के एवज में दिया जाता है। किसके एवज में दिया जाता है? सुरक्षा के एवज। तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी टैक्स है। क्या टैक्स है आपका? सिक्योरिटी टैक्स। और सिक्योरिटी टैक्स कैसे लगाया? आपको सैन्य सहायता दी ना, ठीक है, तो मराठे आपको क्या देंगे, सैन्य सहायता। तो आप उस सैन्य सहायता के बदले में क्या वसूलोगे, चौथ वसूलोगे। कहाँ कहाँ? पंजाब में, सिंध में और उत्तर भारत के कई जिलों में। तो इनको चौथ वसूलने का अधिकार भी मिलेगा। ठीक। इसके बाद बोले कि इसके अलावा हम आपको क्या दे देंगे, अजमेर देंगे और आगरा देंगे। क्या देंगे? अजमेर और आगरा। और आपके जो प्रमुख पेशवा होंगे उनको हम सूबेदार भी क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर केंद्रीय मुगल सत्ता पे जो अवध के नवाब सफदरजंग के विरोधी बैठे हुए थे, उनको सफदरजंग की ये जो बातें हैं वो पता चल गई कि ये मराठों को ये चीज दे रहा है कि 50 लाख रुपए देगा। फिर आपका इलाहाबाद, सॉरी, पंजाब, सिंध और उत्तर भारत वाले क्षेत्र में क्या देगा, चौथ वसूलने का अधिकार भी दे देगा। और क्या देगा, यहाँ पर अजमेर और आगरा के क्षेत्र का सूबेदार बनाने का भी देगा। तो जो दिल्ली में बैठे आपके मराठा सरदार हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि इससे ज्यादा भी मिल सकता है। दिमाग लगाया कि हमको जो ये अवध का नवाब जितना दे रहा है, इससे ज्यादा की भी डील हमको मिल सकती है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, अजमेर और आगरा ना अवध के 2 क्षेत्र। जैसे मैं बोलूं कि अजमेर के अंतर्गत एक क्षेत्र क्या आ रहा है, आपका आगरा। क्या आ रहा है आपका? आगरा। तो ये एक छोटा सा क्षेत्र है। और दूसरा मैं बोल रही हूँ कि एक छोटा सा क्षेत्र क्या है आपका, अजमेर। ऐसा इनके आपके अधिपत्य पे आता है। ठीक है। तो इनको वो बोल रहे थे कि यहाँ ले लेना और यहाँ ले लेना। ठीक है। लेकिन जो आपके इसके विरोधी थे, कौन के, सफदरजंग के विरोधी, उनने मराठा के जो पेशवा थे उनको नया ऑफर दिया और बोले कि अगर आप लोग जो हैं उसको सहायता नहीं करोगे, किसको सहायता नहीं करोगे, सफदरजंग को, तो हम लोग जो दिल्ली के लोग हैं वो आपको तो पूरा अवध देंगे और पूरा इलाहाबाद दे देंगे। क्या दे देंगे?
पूरा अवध ही दे देंगे। तो अब बताओ कि सफदरजंग कह रहा आगरा अजमेर ले लेना, वो तो पूरा क्या देने तैयार हो गए, अवध। तो मराठों को ये वाला प्रपोजल ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा क्या? ज्यादा अच्छा लगेगा भाई, पूरा अवध ही मिल रहा है उनको, और क्या मिल रहा है, इलाहाबाद भी मिल रहा है। तो मराठों ने इस प्रपोजल को कर दिया डिक्लाइन, बोले नहीं ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इस ये वाली जो हम आपने प्रपोजल है इसको आगे वो वादा खिलाफी करेंगे। पहले वादा किया है कि हाँ ठीक है हम आपको सैन्य सहायता देंगे, तो आप हमको 50 लाख देना, तो ये देना, चौथ दे देना, तो वहां की आप जमींदारी दे देना, तो उप सूबेदार बना देना, सूबेदार, सब डील कर लिया। और उसके बाद में अपने वादे से मुकर गए, क्योंकि मराठे खुद लालच में आ गए। किसके लालच में आ गए? सफदरजंग के विरोधियों के लालच में आ गए। यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। तो ये जो धोखेबाजी हुई वो किसके द्वारा हुई? मराठों और जाटों के द्वारा। तो ये किसके समय में हुई? सफदरजंग के समय में हुई, ठीक है। सफदरजंग के समय में एक और आपके मेन टॉपिक है लखनवी संस्कृति। क्या है आपका? ठीक है। तो आप देखेंगे कि सफदरजंग वो व्यक्ति है जिसने, हम देखेंगे कि मुगल काल में साहित्य को बहुत अधिक संरक्षित किया गया, कला को बढ़ावा दिया गया, कई किले, फोर्ट्स और विभिन्न प्रकार की इमारतों, महलों का निर्माण कराया गया। चित्रकार और साहित्यकार, आपने अकबर के नवरत्न देखे, जैसे उनने वहां पर कला और साहित्य को संरक्षण दिया, वैसे ही सफदरजंग जो है उसने अवध वाले क्षेत्र में एक एरिया जिसका नाम लखनऊ था, उस लखनऊ क्षेत्र में भी इसने कलाकारों को और साहित्यकारों को संरक्षण दिया, और विभिन्न प्रकार की कलाओं और विकास को, कलाओं के विकास में और साहित्य के संरक्षण में अपना योगदान देगा। इसके साथ ही यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के आपके हस्तशिल्प के केंद्रों की क्या करवाई? स्थापना कराई। इसने यहाँ पर लखनवी तहजीब की परंपरा को क्या किया है? शुरुआत करवाया। इसके अलावा आप देखेंगे दस्तकारी का काम करवाना और आपके वहां पर संस्कृति के संरक्षण का काम कराना। तो ये जो है ये शुरुआत कौन करेगा? सफदरजंग करेगा। और सफदरजंग इसको शुरुआत करता है 1740-45 वाले टाइम पे। और आप देखेंगे कि यही जो संस्कृति जिसको वो बढ़ावा देगा, कला और साहित्य का संरक्षण करेगा, ये अपने चरम पर पहुंचेगा 1775 में। कब पहुंचेगा? 1775 में। तो 1745 से लेकर 1775 तक इस लखनवी संस्कृति का क्या होगा? विकास होगा। और तब इसको क्या दिया जाएगा? संस्कृति का नाम। संस्कृति धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे लखनवी संस्कृति के विकास की आधारशिला रखने वाला जो व्यक्ति वो सफदरजंग है, जिसने कहां पर रखी? लखनऊ वाले क्षेत्र पर रखी। आज भी आप लखनऊ जाएंगे तो वहां पर आपको हस्तशिल्प, दस्तकारी और आपकी कला, साहित्य, इस सब का बहुत अनूठा संगम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अवध के नवाबों ने ही लखनऊ में क्या किया था? लखनवी संस्कृति का विकास, जो 1775 में क्या हो जाएगी? बहुत अधिक समृद्ध हो जाएगी। और जब आपके लखनवी संस्कृति का केंद्र क्या बन जाएगा? लखनऊ बन जाएगा, तभी ये अपनी राजधानी फैजाबाद के बाद स्थानांतरित करके किसे बना देंगे? लखनऊ को बना देंगे। तो आगे अभी आप पढ़ेंगे कि लखनऊ राजधानी क्यों बनेगी, उसका कारण ये है। और कब बनेगी? तो जब वहां पर इस संस्कृति का क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा, लखनऊ उतना समृद्ध हो जाएगा, तब उसका क्या बनेगा? राजधानी। पर आधारशिला किसने रखी है? सफदरजंग, ठीक है। तो सफदरजंग ने इतने काम किए, ठीक है। इसके बाद सफदरजंग की 1754 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सफदरजंग की 1754 में जब मृत्यु हो जाएगी तो उसका पुत्र शुजा-उद-दौला क्या बनेगा? अवध का नवाब बनेगा। क्या बनेगा? अवध का नवाब। तो जब पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बनेगा, तब यहाँ दिल्ली पे भी सत्ता क्या हो चुकी होगी? परिवर्तित हो चुकी होगी। और यहाँ पर शासक कौन बन जाएगा आपका? शाह आलम द्वितीय। कौन बन जाएगा? शाह आलम। तो जब दिल्ली में शाह आलम द्वितीय है, तो अवध में शासक कौन है आपके? शुजा-उद-दौला। कब बन रहा है ये शासक? 1754। अच्छा, ये 1754 में क्या बना? शासक बना। यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1756 और 1757। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध कहां पर हो रहा था? कहां हो रहा था? बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में। ये है ना आपका बंगाल, और ये क्या है आपका? अवध। तो क्या बंगाल पास में नहीं है अवध के? है। और जब बंगाल में युद्ध होगा तो अशांति की जो लहर है वो अवध तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, ठीक है। तो जब बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया
और बंगाल क्षेत्र में अपने क्या करी, विजित कर लिया। तो अब जो अवध का नवाब है, कौन आपका अवध का नवाब, और जो आपका केंद्रीय मुगल सत्ता है, कौन आपका, तो केंद्रीय मुगल सत्ता में बैठा व्यक्ति ही तो यहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति करता है, अवध में भी और कहां पर आपके बंगाल में भी। ठीक है, तो इस केंद्रीय मुगल सत्ता के शासक ने कहा कि ये दोनों ही प्रांत क्या आते हैं, मेरे अधीन आते हैं। और चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल वाले क्षेत्र को प्लासी के युद्ध के माध्यम से जीत कर अपने प्रशासन शासन की क्या कर रही है, यहाँ पर स्थापना कर रही है और अपनी मनमानी कर रही थी। तो अब केंद्रीय मुगल सत्ता पर बैठे शासक को अवध का नवाब अपने आप को, अपने राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से असुरक्षित महसूस करता है और वो सोचता है कि हमको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये अवध का नवाब कौन, सुजाउद्दौला, ये किसके पास गया, शाह आलम द्वितीय के पास गया और बोला कि आपके अधीन ही तो सब प्रांत हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। तो बोले ठीक है, अपन क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध कर लेते हैं। तो इन लोगों ने किस पर आक्रमण कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव पर। किस पर आक्रमण कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव पर। तो यहाँ पर एक युद्ध होगा किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से है और ये बंगाल क्षेत्र का क्या है, गवर्नर, किसका, कंपनी के अधीन गवर्नर। इसका युद्ध होगा किसके किसके साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ, जो दिल्ली का क्या था, शासक। और आप देखेंगे अवध का नवाब कौन है ना, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, इसी इलाहाबाद वाले क्षेत्र में पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया, 1757 में किया। कब किया, तो ये दोनों आपके रॉबर्ट क्लाइव से क्या हो गए, पराजित हो गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहां तक अब जब ये पराजित हो गए तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र पर कुछ संधि वंधि की शर्तें तय करके और फिर ये भी क्या हो गए, शांत। प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद ही इन लोगों ने आक्रमण कर लिया था, किसके साथ युद्ध कर लिया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और ये दोनों ने साथ में संयुक्त रूप से क्या किया, युद्ध किया और दोनों क्या हो गए, हार गए। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी शर्तों अर्थों के अधीन कुछ कुछ काम किया और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 1760 में कहा चला गया, इंग्लैंड चला जाएगा। ठीक है, नया गवर्नर हालवेल और उसके बाद कौन बनेगा, वेंसीटाट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई कि जब वेंसीटाट बंगाल का क्या बनेगा, गवर्नर बनेगा, तो वो बंगाल में अच्छे तरीके से कंपनी के प्रशासन को नहीं संभाल पाता और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि एक और युद्ध हो जाएगा। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। बक्सर का युद्ध होगा कब, 1764 में। तो जब बक्सर का युद्ध आपके यहाँ पर होगा, कहाँ पर, बंगाल के बंगाल प्रांत के अधीन होगा, बंगाल प्रांत के शासक ने तो किया था। तो जब यहाँ पर युद्ध होगा तो वो जो शासक है वो क्या हो जाता है, पराजित। बक्सर का युद्ध, बक्सर नामक जगह कहाँ पर है, बिहार में, और वहां पर क्या होता है, युद्ध होता है। अब ये बक्सर नामक क्षेत्र यहाँ बिहार में है, जहां से अवध प्रांत की क्या लग रही है, सीमा, क्योंकि पटना तक तो ये भी विजिट कर लिए है ना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो मीर कासिम है वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा और सहायता लेने किसके पास जाएगा, अवध के नवाब के पास। तो वो दोनों के पास जाएगा, मीर कासिम किसके पास, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय के पास। और उसने कहा कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत में हमारे क्षेत्र में ही हमको क्या कर रही है, गुलाम बना रही है, हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, क्यों ना हम तीनों मिलकर क्या करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध कर लें। ठीक है, तो अब ये दोनों भी क्या हो चुके थे, रॉबर्ट क्लाइव से हार चुके थे। इन्हें ये लगा कि वेंसीटाट क्या है, एक नया गवर्नर है, तो हो सकता है कि ये कमजोर हो और हम इसे क्या कर देंगे, पराजित कर देंगे। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में जो है वो अब ये लोग तीनों लोग क्या देंगे, साथ, किसका, मीर कासिम का। ठीक है, तो मीर कासिम के साथ क्या होगा, बक्सर का युद्ध होगा और युद्ध में कौन पराजित हो जाएगा, मीर कासिम भी पराजित और सुजाउद्दौला भी पराजित और, ठीक है, क्लियर है। तो शुरुआती जो मीर कासिम ने 1763 में 3 युद्ध लड़े थे, उनको हारने के बाद वो भागा था इनसे सहायता लेने, और फिर जब इनसे सहायता लिया तो 1764 में ये तीनों की तीनों हार गए। पहले वो हारा और भागा और फिर उसके बाद इनसे सहायता लिया, फिर बक्सर का युद्ध हो गया और बक्सर के युद्ध में इन तीनों भी साथ साथ हार गए। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर। तो आप यहां पर देखेंगे कि दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय से उसने क्या ली, सहायता ली। ठीक है, किसने ली आपकी सहायता, मीर कासिम ने ली, और सुजाउद्दौला से भी क्या ली, सहायता ली।
अब एक बात और जानना कि यहां पर आप मीर कासिम की सहायता के बारे में परिचित हो गए। अब सुजाउद्दौला ने क्या शाह आलम द्वितीय को कभी कोई सहायता दी थी? तो आंसर है हाँ, सुजाउद्दौला ने इसके पहले ही शाह आलम द्वितीय को सहायता दी थी। हम अवध के नवाब को डिस्कस कर रहे हैं, तो अवध के नवाब में सुजाउद्दौला ने कभी कोई सहायता दी थी? तो आंसर है हाँ, दी थी। कब? तो याद रखना कि जब केंद्रीय सत्ता दिल्ली में किसकी शासन था? शाह आलम द्वितीय का। तो शाह आलम द्वितीय का एक वजीर था, क्या था आपका? वजीर, जिसका नाम था इमाद उल मुल्क। क्या नाम था? इमाद उल मुल्क जो वजीर यानी प्रधानमंत्री था, उसने शाह आलम द्वितीय को पदच्युत कर दिया, उसको भगा दिया और गद्दी पर खुद बैठ गया। कौन? आपका इमाद उल मुल्क। तो भाई वैलिड शासक तो शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का। अब शाह आलम द्वितीय को जब उसके वजीर यानी प्रधानमंत्री ने ही उसे निर्वासित कर दिया, तो ये बेचारा भागा भागा अपनी जान पहुंचाते हुए कहां पहुंचेगा? अवध। और अवध के शाह सुजा से बोलेगा कि प्लीज मुझे दिल्ली की गद्दी दिलाने में मेरी क्या करो? मदद करो। तो यहां पर जो आपके सुजाउद्दौला है, इसने इमाद उल मुल्क जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या था? वजीर था, उसके खिलाफ क्या करेगा? कार्यवाही। और सुजाउद्दौला उसे फिर से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाएगा। ठीक है। तो दिल्ली में जो आंतरिक संघर्ष इमाद उल मुल्क और किसके बीच में हुआ था? शाह आलमगीर द्वितीय के बीच में। ये द्वितीय के बीच में जब आपके युद्ध, आपके ये आंतरिक संघर्ष हुआ था, तो इसमें दिल्ली की गद्दी पर पुनः शाह आलम द्वितीय को बैठाने में मदद किसने करी? सुजाउद्दौला ने करी थी। तो सुजाउद्दौला ने दो लोगों की सहायता करी। पहले तो शाह आलम द्वितीय की सहायता किसके समय में करी थी? दिल्ली की आपके गद्दी पर उसे बैठाने में। और दूसरा, जब मीर कासिम 1763 में आपके बंगाल वाले क्षेत्र में 2-3 जगह पर कुछ युद्ध हार के भाग कर आया था और उसके पास क्या लिया था? शरण लिया था, तब उसकी सहायता भी किसने करी? सुजाउद्दौला ने करी। तो सुजाउद्दौला एक अच्छा शासक था जिसने सबकी क्या करी? सहायता करी। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब आप इसके बाद देखेंगे कि सुजाउद्दौला के साथ क्या हुआ। ठीक है। अब सुजाउद्दौला के साथ ये जो संगठन बना, इसमें इन लोग क्या हुए? हार जाएंगे। कौन से युद्ध में हार जाएंगे? आपके बक्सर के युद्ध में हार जाएंगे। कौन से युद्ध में? वहां। और बक्सर के युद्ध में जब आपके हार जाएंगे तो कौन सी संधि होगी? आपके इलाहाबाद की संधि। ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि में अभी डिस्कशन करेंगे। उसके पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जब आपके केंद्रीय सत्ता पर कौन था? आपका केंद्रीय सत्ता पर कौन है? आपका शाह आलम द्वितीय। और अवध में कौन है? हाँ। तो एक बात बताओ, इसके समय अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे कि नहीं? तो ये है कौन? आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक है। और यहां पर कौन है? आपके सुजाउद्दौला। और ये कौन है? आपके मराठे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि मराठों के साथ केंद्रीय मुगल सत्ता का क्या हो चुका था? टाइप। क्या हो गया था? टाइप। कि जब भी अब अफगान आक्रमणकारी आएंगे तो आप हमारी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, है ना? आप हमारी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो अफगान आक्रमणकारी कौन आएगा? आपका अहमद शाह अब्दाली आएगा। तो मराठे अब दिल्ली के सुल्तान जो शाह आलम द्वितीय, उसकी तरफ से क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे। ठीक है। अब एक बात कि शाह सुजा ने इन लोगों को पहले ऑफर दिया था ना कि वही 50 लाख ले लो, हम दे कर दिया करेंगे। और क्या बोला था? पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कुछ जिलों में क्या देंगे? चौथ वसूलने का देंगे, है ना? और क्या बोल रहे थे? आगरा, अजमेर और आगरा की क्या दे देंगे? क्षेत्र सूबेदारी दे देंगे, बोला था ना? तो इन लोग माने थे क्या? नहीं। इन लोग किस पर, इन लोग किसको आ गए थे? षड्यंत्र के शिकार हो गए थे। कौन? मराठा, है ना? और मराठों ने क्या कहा था कि अरे हमको तो क्या मिल रहा है? अवध। तो इतना बड़ा क्षेत्र हम तुम्हें, तुम तो हमको थोड़े थोड़े से जिले दे रहे हो, हमको तो पूरा क्या मिलेगा? प्रांत मिलेगा तुम्हारे खिलाफ जाने पर। ठीक है। तो अब जब यहाँ पर अब्दाली का आक्रमण होगा, अब्दाली वर्सेस मराठा, तो अवध का नवाब कहेगा हम क्यों आए, खुद भिड़ो। तो आप देखेंगे कि यहां अवध का नवाब मराठों की सहायता करने नहीं आएगा, क्योंकि मराठों ने पहले ही उसके साथ किए गए वादे के खिलाफ धोखाबाजी कर ली थी। तो अब यहां पर सुजाउद्दौला बोला कि हम नहीं भेजेंगे अपनी सेना। मराठे खुद लड़े अफगानों के विरुद्ध, और मराठे लड़े कहां पर? पानीपत नामक स्थान पर। तो पानीपत में 1761 का युद्ध, जो तृतीय युद्ध हुआ, उसमें मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में जंग हुई और मराठे हार गए। सुजाउद्दौला अपनी सेना लेके नहीं गया। तो जैसे को तैसा। ठीक है।
क्लियर। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि 1761 में पानीपत का क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था उसने उसकी सहायता वहायता नहीं करी, और यहाँ पर मराठे क्या हो जाते हैं, हार जाते। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसके बाद आपको इलाहाबाद की संधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है, इलाहाबाद की संधि। तो जब बक्सर के युद्ध में त्रिपक्षीय संगठन शाह आलम द्वितीय, आपका शुजा-उद-दौला और मीर कासिम वाला, जब ये हार गए 1764 में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब तीनों से अलग अलग क्या करूंगा, संधि करूंगा। ठीक है, तो आज हम अवध के नवाब पढ़ रहे हैं, तो अवध का नवाब कौन, शुजा-उद-दौला। इसके साथ संधि कहां पर होगी, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में संधि हुई कब, 1765 में। और संधि में इसने क्या बोला, इसने बोला कि आपको जो है वो कड़ा, क्या आपका कड़ा और इलाहाबाद किसको देना पड़ेगा, अवध के नवाब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को। कल ही हमने ये बताया था कि एक्सचेंज हुआ था, एक्सचेंज हुआ था ना, इनसे क्या ले लिया, कड़ा और आपका इलाहाबाद ले लिया, ठीक है, और किसको दे दिया, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को। और फिर उनसे क्या ले लिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे ले लिया था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। तो ऐसा एक्सचेंज किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। किस संधि में, इलाहाबाद की संधि। किसके साथ, शुजा-उद-दौला के साथ, जो कहाँ का नवाब था, अवध का नवाब था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इलाहाबाद की क्या हो जाती है, संधि। अब क्या हुआ, अब सब लोग जो हैं वो युद्ध हो गए, पानीपत का तृतीय युद्ध भी हो गया, बक्सर का युद्ध भी हो गया, है ना। अब जो है शांति कायम, क्या करना है, शांति। ठीक है, तो शांति कायम होगी, लेकिन अब जो है नया गवर्नर बनकर आएगा कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का नया गवर्नर बनकर आया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजा-उद-दौला के बीच में एक संधि होगी जिसका नाम है बनारस की संधि। कौन सी संधि, और कब हुई थी, 1773 में। ठीक है, तो अब ये जो कड़ा और मानिकपुर अंग्रेजों ने अवध के नवाब से छीनकर किसको दे दिया था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। तो यहां पर अब अंग्रेजों को देखिएगा ना, बंगाल में कौन आया, बताओ कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल में कौन आ गया, अच्छा, इलाहाबाद की संधि के अधीन, संधि होने के बाद क्या मुगल शासक की सत्ता और अवध की सत्ता, किसकी सत्ता, अवध की सत्ता, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई थी कि नहीं आ गई थी, आ गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद तो आई गई थी ना। आपने ये जान लिया कि इलाहाबाद की संधि के बाद लगभग उत्तर भारत पर किसका साम्राज्य हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जब ये लोग इनके क्या आ गए, अधीन आ गए इलाहाबाद की संधि के बाद, तो नया गवर्नर आया वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने कहा कि ये रोहेलखंड वाला क्षेत्र, कौन सा वाला क्षेत्र, हाँ, और फर्रुखाबाद के जो बंगस नवाबों वाला क्षेत्र है यहीं पास में है, तो इस वाले क्षेत्र पर, ये क्षेत्र हम नहीं जीत पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं, हम इस क्षेत्र को विजित नहीं कर पाए हैं, तो हमको क्या करना है, इस वाले क्षेत्र को जीतना है। यानी वॉरेन हेस्टिंग किस क्षेत्र को जीतना चाहता है, इस वाले। ठीक है, अब एक बात बताओ, अवध पास में है कि नहीं है, है। तो अवध का नवाब से ये सहायता लेना चाहेगा कौन, वॉरेन हेस्टिंग। बोलेगा कि हम जो है ये बीच का क्षेत्र इसको और जीतना चाहते हैं, रोहेलखंड को, तो क्या आप हमारी सहायता करोगे। तो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला बोलेगा बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो कड़ा और मानिकपुर जो मेरे से छीना था ना, वो आप मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से लेके मेरे को दे दो। ठीक है, तो मैं आपसे खरीद लूंगा। बोले कितने में, बोले 50 लाख में। कितने में, तो खुद का हारा हुआ क्षेत्र जो है वो 50 लाख में खरीदा। किसने खरीदा, शुजा-उद-दौला ने, है ना। तो बोले कि ठीक है ये तो खरीद लोगे, लेकिन तुमको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। तो बोले क्या, तो बोले सैन्य सहायता। तो बोले ठीक है, सैन्य सहायता तो इलाहाबाद की संधि के बाद आपने क्या कर दी थी, अपनी सेना अवध में रखवाई थी, और हमें क्या बना दिया था, बफर स्टेट। तो बोले रुहेलखंड को अगर जीतना है ना, वहां के पठानों को, वहां के बंगस नवाबों को और वहां के सरदारों को, अगर आपको बंगस पठानों को और नवाबों को और सरदार को अगर जीतना है, इतना आसान नहीं है, सेना का खर्चा लगेगा। बोले कितना, 40 लाख। तो आप हमें सैन्य सहायता दो, कितनी की, 40 लाख। तो 50 लाख में क्या खरीदे, कड़ा और मानिकपुर। तो आपके 40 लाख में उनको क्या देन, अंग्रेजों ने इसको सैन्य सहायता कितने की दी, 40। तो समझौता एक्चुअल में कितने में सेटल हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ शुजा-उद-दौला अच्छा है कि नहीं है, भाई उसने कड़ा और मानिकपुर ले लिया। ठीक है,
लेकिन अब आक्रमण करेगा कहां पर? रुहेलखंड में। कहां करेगा? ठीक है, 50 लाख में कड़ा और मानिकपुर खरीदा, लेकिन बोले ठीक है रुहेलखंड में मेरी सेना जाएगी आक्रमण करने, पूरी आपकी सुसज्जित सेना, उसके सुसज्जित करण में 40 लाख का खर्चा आएगा, दो। तो वारेन हास्टिंग्स बोला ओके दे देते हैं। ये संधि कहाँ हुई थी? बनारस में। तो ये बनारस की संधि किसके समय में होगी? सुजाउद्दौला के समय में। किसके समय में? तो यह संधि सुजाउद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर, जिसके तहत उसको क्या मिल गया? कड़ा और मानिकपुर। सुजाउद्दौला ने कितने रुपए में? 50 लाख की राशि प्राप्त कर लिए। लेकिन ब्रिटिश सेना कहां पर अधिपत्य चाहती है? रुहेलखंड में। ठीक है, तो उनने बोला आप हमको क्या देंगी? सैन्य सहायता। तो सैन्य सहायता के बदले इसने कितने ले लिया? 40 लाख ले लिया। किसने? सुजाउद्दौला ने। अब चलो अब आक्रमण होएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे रुहेलखंड पर आक्रमण करेंगे कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में जो भी सैन्य कमांडर आएगा वो, और आपके अवध की सेना किसके नेतृत्व में? सुजाउद्दौला के नेतृत्व वाली। ठीक है, तो अब ये लोग कहां करेंगे आक्रमण? रुहेलखंड। मेरे हिसाब से रुहेलखंड आप लोग सब परिचित हो गए। रुहेलखंड पर सुजाउद्दौला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ 1774 में, बनारस की संधि के बाद। ठीक है, 1774 में आक्रमण हुआ। रुहेलखंड में जगह का नाम है मीरनपुर। क्या नाम है? मीरनपुर। मीरनपुर कटरा नामक स्थान पर क्या हुआ? आपके युद्ध हुआ, और वहां पर जो आपके रुहेल सरदार था उसका नाम है हाफिज रहमत खान। कौन है आपका? तो ये आपका है हाफिज रहमत खान। ठीक है, हाफिज रहमत खान किसका नेतृत्व करेगा? आपके रुहेलखंड का। तो रुहेलखंड का ये क्या है? आपका सरदार। क्या है? आपका सरदार है। और इसके वर्सेस कौन आएगा? आपका सुजाउद्दौला। कौन आएगा? आपका सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला कहां से जाएगा? आपके अवध वाले क्षेत्र से। तो इनको इन्होंने हरा दिया, और सुजाउद्दौला क्या हुआ? विजित हुआ। और फाइनली जिस रुहेलखंड पर कब्जा करने की बात या अभियान किसके समय से चल रहे थे? सफदर जंग के समय से चल रहे थे। पर आप देखेंगे फाइनली अंततः किसके समय में रुहेलखंड अवध क्षेत्र में शामिल हो पाया? सुजाउद्दौला के समय में शामिल हो पाया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपका कौन सा प्रांत था? अवध। अवध प्रांत का सबसे पहले विस्तार किस ओर हुआ था? पटना की तरफ। ठीक है, किस ओर हुआ था? पटना। तो आपने देखा था कि ये था पहले अवध प्रांत। क्या था आपका? अवध प्रांत। शुरुआत में आपने देखा था कि इसका विस्तार हुआ था पटना की तरफ, तब इसका विस्तार यहां तक हो गया था, हो गया था, और अब इसका विस्तार यहां भी हो गया। कहां तक हो गया? यहां तक। तो रुहेलखंड को किसने विजित कर लिया? सुजाउद्दौला ने। परिणाम स्वरूप अब आप देखेंगे कि ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो है वो आपका क्या कहलाएगा? अवध। क्या कहलाएगा? अवध। और इस ये पूरा की पूरा क्षेत्र किसके अधीन रहेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही रहेगा। इतनी बात क्लियर? तो यहां पर रुहेलखंड का जो एनेक्शर है उसका अधिग्रहण किसके नेतृत्व में हुआ है? सुजाउद्दौला के नेतृत्व में। ठीक है, कब हुआ है? 1774 में। कब हुआ है? 1774 में। और इसके बाद इतनी बड़ी रियासत का शासक कौन बन गया है? प्रांतपति या गवर्नर कौन बन गया है? सुजाउद्दौला। लेकिन इसका सुख ज्यादा समय तक भोग नहीं पाया। अगले साल ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। ठीक है, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो अगला नवाब कौन बनेगा? आसफ उद्दौला। तो सुजाउद्दौला के बाद अगला नवाब बनेगा आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला जो है वो 1775 से 1797 तक क्या बना रहा? नवाब। और इसने क्या किया? आपकी राजधानी के स्थानांतरण का कार्य किया। मैंने आपको बताया था कि लखनवी संस्कृति जो है उसका इसके पूर्ववर्ती नवाब जो आपके नवाब थे या आपके शासक थे, तो उन्होंने लखनवी संस्कृति का विकास शुरू किया था। कला का, साहित्य का संरक्षण करना, हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग, आपके दस्तकारी उद्योग, इन सब चीजों को क्या किया था? शुरू करवाया था। और वही सारे उद्योग विकसित होते होते लखनऊ एक बहुत सुविकसित व्यापारिक सिटी के रूप में सामने आ जाती है। और जब लखनऊ बहुत अधिक विकसित हो जाता है तो ये निर्णय लेगा आसफ उद्दौला खान कि अब राजधानी फैजाबाद की बजाय क्या कर दी जाए? लखनऊ कर दी जाए। तो अवध के नवाबों की दूसरी राजधानी क्या थी? लखनऊ, जिसको स्थानांतरित करने का, फैजाबाद से राजधानी को लखनऊ बनाने का श्रेय किसे जाता है? आसफ उद्दौला को जाता है।
ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ बताओ। रुहेलखंड वाले क्षेत्र पर जो सुजा-उद-दौला था उसने कब युद्ध किया था? 1774 में किया था। 1775 में सुजा-उद-दौला की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। तो बनारस की संधि किसके साथ हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के साथ हुई थी। तो अब जब उसने ये क्षेत्र जीत लिया तो अधीनता भी तो स्वीकार करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं? ठीक, तो आप देखेंगे कि अब एक संधि होगी फैजाबाद की संधि। कौन सी संधि होगी? फैजाबाद की संधि कब होगी? 1775 में। जो किसके किसके बीच में हुई? आसफ उद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई। ठीक है, जिसमें आसफ उद्दौला और अंग्रेजों ने आपके जो बनारस वाला क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों की आपके सर्वोच्चता को क्या किया? इसने स्वीकार कर लिया। किसने? आसफ उद्दौला ने। अब जब अंग्रेजों की अधीनता को इसने बनारस क्षेत्र पे स्वीकार किया तो आप देखेंगे कि अब इसके बाद के जो अवध के नवाब हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। किसके बाद के नवाब? अब आसफ उद्दौला। ठीक है, अब एक और संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि की दो शर्त। कितनी शर्त? दो। पहला कि बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्वीकार करी? सर्वोच्चता। और दूसरी शर्त ये है कि जो अवध की बेगमें हैं उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका है? हाँ, तो फैजाबाद की संधि आसफ उद्दौला के साथ होगी जिसमें दो काम है। पहला क्या? बनारस क्षेत्र में अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार करना है, और दूसरा क्या कि अवध की जो बेगम है उनकी संपत्ति को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। आगे आप देखेंगे कि इस संधि का उल्लंघन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कर देगी और अवध में जो बेगमों की संपत्ति थी उसको लूट भी लेगी। क्लियर है? ठीक है, तो आप देखेंगे क्यों लूट पाएंगी, क्योंकि भाई यहाँ कमजोर शासक आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि फैजाबाद की संधि जब हो गई तो उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स किसका गवर्नर बनेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो अब उसने अपने यहाँ का एक प्रतिनिधि जिसका नाम क्या है? जॉन मेडल्टन, इसके नेतृत्व में अवध की बेगमों की क्या कर ली? संपत्ति लूट ली। ठीक है, और एक बात और कि बंगाल के अधीन गवर्नर जनने वाला ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, जब ये अपना कार्यकाल पूरा करके इंग्लैंड जाएगा तो इसके ऊपर महाअभियोग चलाएगी इंग्लैंड में। और महाभियोग चलाने वाला व्यक्ति जो होगा वो होगा बर्क। कौन होगा आपका? बर्क। बर्क ने इसके ऊपर महाभियोग चलाया, और जब इसके ऊपर महाभियोग तब चलाया जाता है जिसके ऊपर कई सारे आरोप होते हैं। तो जो आरोपों की लिस्ट है उसमें से एक आरोप यह भी था कि जब ये बंगाल का क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था, तो उसने बेगमों की क्या लूटी थी? संपत्ति भी लूटी थी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर जो चलेगा आपका इम्पीचमेंट की जो सुनवाई चलेगी उसमें धीरे धीरे ये हर आरोप से क्या होता जाएगा? मुक्त होता जाएगा। लेकिन इसने ये काम किसके प्रतिनिधित्व में कराया था? जॉन मेडल्टन के प्रतिनिधित्व में कराया था। और किस संधि का उल्लंघन कर दिया था इसने? फैजाबाद की संधि, जो किसके साथ हुई थी? आसफ उद्दौला के साथ हुई थी। यहां तक का क्लियर? ठीक, इसके बाद देखेंगे कि 1784 है। इस 1784 में आसफ उद्दौला ने एक बहुत बड़ी इमारत का निर्माण करवाया था जिसका नाम है इमाम बाड़ा। क्या है आपका? ये आपके लखनऊ में एक बहुत बड़ा आपका इमारत है या महल है जिसकी जो छत है वो किसी बेस पर नहीं टिकी है। मतलब अपन देख रहे हैं कि जैसे ये आपका रूम है, इस पे कई पिलर्स लगे हुए जिस पर वो टिकी हुई है, तो वो छत जो है वो बहुत सारे पिलर्स पर टिकी हुई नहीं है। ऐसी एक अद्भुत रचना का निर्माण किसने कराया था? आसफ उद्दौला ने, जिसका नाम क्या है? इमाम बाड़ा। कब करवाया था? 1784 में। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आसफ उद्दौला के बाद नवाब कौन बना? इसका वजीर, वजीर अली क्या बना? वजीर अली नवाब बना। लेकिन इस वजीर अली की हत्या कौन कर देगा? सादत खान दुती। इसके बाद नवाब कौन बनेगा? वजीर अली। आसफ उद्दौला के बाद वजीर अली नवाब बनेगा, लेकिन उसकी हत्या किसने कर दी? सादत खान दुती ने। तो अब नया नवाब कौन बनेगा? सादत खान दुती बनेगा। ये अंग्रेजों की सहायता से क्या बन गया? अवध का नवाब बन गया। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसने इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र था वो किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को। तो इसके पहले बनारस का क्षेत्र ले लिए थे, किससे? आसफ उद्दौला से। और इससे क्या ले लिया? इलाहाबाद ले लिया। ठीक है, किसने ले लिया? अंग्रेजों ने। किसके नेतृत्व में लिया? सर जॉन सॉर के नेतृत्व में। ठीक है, सादत खां द्वितीय से, सादत अली खां द्वितीय से। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों को जब इसने इलाहाबाद दिया तो इलाहाबाद का भू राजस्व बहुत अधिक मिलता था। और आप देखेंगे कि इतना बड़ा इलाहाबाद क्षेत्र प्राप्त होने के बाद इसको क्या देंगे अंग्रेज? राजा की उपाधि। तो सादत अली खां द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या दी? राजा की उपाधि दी।
इसके अलावा इसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र भी अंग्रेजों को दे दिया, इसने रोहेलखंड भी अंग्रेजों को दे दिया, इसने गोरखपुर क्षेत्र भी क्या कर दिया, अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों के साथ इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। किस पर हस्ताक्षर कर दिया? सहायक संधि पर एक अलग क्लास होगी जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जिन से सहायक संधि प्रथा पर हस्ताक्षर करवाती थी उनके राज्य में ही सेना को सेना को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से गठित करवाती थी, और उस सेना का खर्चा जो है वो राज दरबार ही उठाता था, अपने राजकोष से ही क्या करता था, वहन करता था। ठीक है, फिर इसके अलावा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी अन्य यूरोपियन की नियुक्ति वो नवाब नहीं कर सकता, ऐसी कई सारी शर्तें जो है वो आपके सहायक संधि के अंतर्गत होती थी। तो सहायक संधि को इसने क्या करवा दिया, सादत अली खान द्वितीय ने एक्सेप्ट कर लिया, और यहीं से अब अवध के जो आपका प्रांत है इसी प्रांत का पतन शुरू हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अवध वाले क्षेत्र को क्या करती जा रही है, जीतते जा रहे। सादत अली खां के बाद गयासुद्दीन हैदर अली, फिर नासिरुद्दीन हैदर अली, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह और वाजिद अली शाह, ये सब आपके नवाब बने, परंतु इनके शासनकाल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके जो अवध वाला प्रांत है इसका अंतिम नवाब बनेगा वाजिद अली शाह। कौन बनेगा? वाजिद अली शाह, जिसका कार्यकाल है 1847 से 1856। अच्छा, अवध प्रांत की स्थापना कब हुई थी? 1722, और 1722 से आप कहाँ आ गए हैं? 1856। ठीक है, तो 1856 में वाजिद अली शाह क्या बना? अवध का नवाब, जो कि अवध का क्या था? अंतिम नवाब था। अंतिम नवाब क्यों? क्योंकि इसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी है इसने आपके हड़प नीति के अंतर्गत अवध पर कुशासन यानी मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाकर अवध को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया और उसे हड़प लिया। फिर आप देखेंगे 1857 की क्रांति होगी, और फिर वाजिद अली शाह की जो आपके बेगम होगी वो क्या करेगी? आपके भाग लेगी। किसमें? 1857 के संग्राम में। ठीक है, क्लियर? तो आप देखेंगे कि ये जो आपका अंतिम नवाब है वो कौन है? आपका वाजिद अली शाह। अच्छा, ये अवध वाले क्षेत्र को ये हड़पना चाहता था, तो डलहौजी के मन की उपज थी कि अपन किस तरीके से अवध का एनेक्शन करें। तो उसने एक अधिकारी को बुलाया जिसका नाम था आउट्रम। क्या नाम था? आउट्रम। तो ये जो आउट्रम नामक अधिकारी है इसके नेतृत्व में उसने एक रिपोर्ट तैयार करी कि अवध का जो शासक वाजिद अली शाह है ये अवध का प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है, शासन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, प्रबंधन नहीं संभाल पा रहा है, और उस पर कई सारे आरोप लगा दिए, और उन आरोपों की रिपोर्ट आउट्रम ने तैयार करी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर कि नवाब वाजिद अली शाह प्रशासन नहीं संभाल पा रहे, इसके राज्य को क्या कर दिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। तो आरोप लगाया जाएगा काय का? कुशासन का। और 4 फरवरी सन 1856, क्या है आपका? 4 फरवरी सन 1856 को अवध को ब्रिटिश शासन ने क्या कर लिया? हड़प लिया। फाइनली आप देखेंगे कि अब इस प्रकार से अवध जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी जो राज्य था इसकी स्थापना, और उसके बाद अलग अलग आपके शासकों का शासन, उनके समय में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, और फाइनली आपका अवध का एनेक्शर किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में होने के बाद यहाँ पर ये प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो जाएगी? समाप्त। ठीक है, तो आपने कंप्लीटली आज पढ़ लिया है क्या? अवध। ठीक है, तो ये, और उसके बाद आज जो आपने पढ़ा था 1784 में बना क्या? इमामबाड़ा, ये उसकी इमेज। ठीक है, जो अपने आप में एक क्या है? अद्भुत कृति। ठीक है, तो कल की क्लास में आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, जैसे सहायक संधि प्रथा। क्या बतानी है? सहायक संधि प्रथा। जैसे कि आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैसूर रियासत। क्या पढ़ने वाले हैं? मैसूर। तो मैसूर रियासत या मैसूर प्रांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एंग्लो मैसूर वार्स पढ़ेंगे, फिर अपन मराठा पढ़ेंगे, और मराठा के बाद एंग्लो मराठा वार्स पढ़ेंगे। तो ये अब आपके क्या होंगे? अगली क्लासेस के सिक्वेंस होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, काफी लंबी क्लास हो गई है, और कुछ डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब में देखेंगे वो कमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।